सभी छात्रों को शुभ मंगल कामना। आपकी परीक्षा 19 तारीख को निर्धारित की गई है और आज इस वीडियो में आपको हिंदी आधार, जो कि इसका कोड है 302, इस प्रश्न पत्र का एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वो इसलिए प्रस्तुत किया जाएगा कि क्योंकि इस प्रश्न पत्र के आधार पर आपको इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा और क्या क्या प्रश्न में आते हैं, कैसे आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न आपके सेम के सेम एग्ज़ाम में मिल भी सकते हैं। तो 2023 और 24 का एक 12वीं का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं और इस प्रश्न पत्र को जानते हैं कि कैसे हमें बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले एक आपके पास निर्देश होगा, सामान्य निर्देश, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। और इस सामान्य निर्देश में क्या है, आपको बताया जाएगा कि प्रश्न पत्र में आ और बा खंड 2 प्रकार के खंडों में विभक्त होगा और आ खंड जो होगा वो वस्तुपरक और बा खंड वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। आ खंड में आपके वस्तुपरक, जिसको ऑब्जेक्टिव आप कहते हैं, ऑब्जेक्टिव की होंगे और बा खंड में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और दूसरी चीज़, जो आ खंड में उप प्रश्नों की सहित कुल टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी एक एक नंबर के होंगे और जिसमें 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं आपको। और खंड बा में जो आपके यहाँ पर पूछे गए हैं 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों का आंतरिक विकल्प भी दिया जाता है और दोनों खंडों का जो अनिवार्यता है वो दोनों खंडों को करना अनिवार्य होता है। तो चलिए सबसे पहले आ खंड में आते हैं। खंड आ में वस्तुपरक में क्या पूछा जाता है इसके विषय में जानते हैं। तो एक अनुच्छेद आएगा और अनुच्छेद इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा अनुच्छेद है और इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। लेकिन कुछ सावधानियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे अनुच्छेद की बात हो रही तो ये 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए वक्त क्या करना है कि आपको कुछ स्थानों पर कुछ जो आपके कोटेशन या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें देख रहे हैं उस पर आप एक पेंसिल से अंडरलाइन करते चले जाइएगा, ठीक है। और पढ़िएगा ज़रूर इसको, बिना पढ़े आप उत्तर देने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि बिना पढ़े अगर आप उत्तर देते हैं तो 4 विकल्प में से आपका विकल्प गलत हो सकता है। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें दिया गया है कि गद्यांश के लिए सर्वश्रेष्ठ शीर्षक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है गद्यांश का सर्वश्रेष्ठ शीर्षक, तो 4 विकल्प दिया गया है। तो चारों विकल्पों में से पहला विकल्प है भिक्षावृत्ति, एक व्यवसाय और दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है भिक्षावृत्ति और एक व्यवसाय। तो देखिए अगर शीर्षक की बात होती है तो शीर्षक सबसे पहला आप जो कार्य करेंगे शीर्षक को ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले आपने पूरा जब गद्यांश पढ़ा होगा तो गद्यांश में आप 2-3 लाइन ऊपर का अगर देखते हैं और 2 लाइन नीचे से देख लेते हैं तो आपको शीर्षक अपने आप आराम से निकल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि यहाँ पर जो शीर्षक सर्वश्रेष्ठ शीर्षक होगा वो होगा भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है भारत में जीवन मुक्ति एक अनिवार्य अंग किसे माना गया है, ठीक है। तो इसमें जो भारत में जीवन मुक्ति का इसमें जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नंबर 1 होगा, दान और पुण्य को। तीसरा देखते हैं धर्मशास्त्रों में किसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है। तो धर्मशास्त्रों में किसे धार्मिक मान्यता प्राप्त हुई है, तो भिक्षावृत्ति यहाँ पर सही होगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चौथा देखते हैं भिखारी दाता
के मन में किस भाव को जगाते हैं? तो भिखारी जो दाता के मन में किस भाव को जगाते हैं? तो करुणा के भाव को जगाते हैं, तभी उनको भिक्षा मिल सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, भिक्षावृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो 4 विकल्प दिया गया है और यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो होगा उसे धर्म के प्रभाव से अलग करके। तो धर्म के प्रभाव से अलग करके यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, तो तीसरे प्रश्न में अगला प्रश्न है 5वां के बाद, भीख मांगने की कला को कैसे सीखा जा सकता है? भीख मांगने की कला को कैसे सीखा जा सकता है? तो अभ्यास व सूक्ष्म निरीक्षण से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित हैं बेसहारा लोग किस कारण बस भीख मांगते हैं? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा गरीबी के कारण, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, वृद्ध मजबूर बस भिखारी किस कारण से बनते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा आधुनिकता के कारण। अगला देखते हैं प्रश्न 10, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, भारत में भिक्षा का इतिहास नवीन है, और कारण है भिक्षा के करुणा एक आवश्यक अवलंबन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हम जान लेते हैं। सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन दूसरा, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। इसमें भी अपठित काव्यांश पूछा जाएगा। अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश से मतलब ये होता है कि आप उस गद्यांश और काव्यांश को आपके कोर्स में नहीं पढ़ाया गया होता है, ये कहीं से भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये 5 अंक का आएगा और आप इस पूरे काव्यांश को पढ़ के ध्यानपूर्वक ही इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। और यहाँ पर जो अपठित काव्यांश है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ दी पत्थर। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न है, ढुलक माथे से गिरे सीकर। पंक्ति में सीकर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सीकर शब्द का अर्थ होता है पसीना। ऑप्शन घ खंड सही है। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, काव्यांश में दोपहर का वातावरण कैसा बताया गया है? तो दोपहर का वातावरण कैसा बताया गया है? दोपहर का वातावरण बताया गया है गर्म लू से युक्त। ऑप्शन घ। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न, नत नयन प्रिय कर्म रत मन से अभिप्राय क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन घ है, झुके हुए सुंदर नयन कर्म साधना में लीन। अगला देखते हैं प्रश्न 4 में, किन तथ्यों से प्रकट होता है कि मजदूरिन अपने जीविकोपार्जन हेतु पत्थर तोड़ रही है? कथन है, नंबर 1, जलाने वाली गर्मी में मजदूरिन बिना विश्राम किए पत्थर तोड़ रही है। दूसरा है, मजदूरिन अपने जीवन को अपने अनुकूल बना रही है। तीसरा है, पत्थर तोड़ती हुई स्त्री सामने ऊंची कोठी को देखती है। और चौथा कथन है, माथे पर पसीने की बूंद ढरक आने पर भी वह पूरे मनोयोग से पत्थर तोड़ने में जुट गई है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो खंड ग होगा। केवल कथन 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। आगे देखते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। चिंगी मतलब होता है चिंगारी, सीकर पसीने की बूंद और प्रकार चार दीवारी। इस तरह से जो आपका सही विकल्प होगा ख खंड।
पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब ये प्रश्न जो है आपके पत्रकारिता जनसंचार से पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम का टॉपिक है और यहाँ भी आपको विकल्प के आधार पर ही उत्तर देना है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली जो होती है उस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचारों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। वो उल्टा पिरामिड शैली जो होता है इस प्रकार से बना होता है जिसमें इंट्रो, बॉडी और समापन। तो समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। तो इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पीत पत्रकारिता क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। पीत पत्रकारिता क्या है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन घ सही होगा। सनसनी समाचारों का संग्रहण जो होता है वो पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है पत्रकारिता के तहत पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे सही विकल्प जान लेते हैं। यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन घ दैनिक इतिहास लेखन। तो पत्रकारिता एक तरह कौन सा लेखन है? तो दैनिक इतिहास लेखन है। आगे देखते हैं फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं? फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो फीचर लेखन 8 प्रकार के होते हैं। सभी को बताया भी गया है। ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। और ये 8 प्रकार के फीचर कौन से हैं? समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोक अभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर और विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। ये 8 तरह के फीचर हमारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका पठित काव्यांश पूछा गया है और ये 5 अंक का आएगा। और देखिए ये आपको पढ़ाया भी गया है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैमरे में बंद अपाहिज पाठ से लिया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या है? अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वाले का क्या उद्देश्य हो सकता है? 4 विकल्प दिया गया है। तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा ऑप्शन घ अपने कार्यक्रम को व्यवसाय रूप में सफल बनाना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? तो किसी के दुख को प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या होता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन ग है, मानवता के विरुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? तो इसमें जो क्रूरता का भाव निहित है ऑप्शन का बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यह अवसर खो देंगे पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा 4 विकल्पों में से वो है ऑप्शन घ क्रूरता के। अगला देखते हैं यह अवसर खो देने की पंक्ति किस अवसर के खोने की बात कही जा रही है? अपंगता को दर्शाने की बताने का अवसर, बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर, धन कमाने का अवसर। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन 1 अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं काव्यांश। और इस काव्यांश में आपके पठित काव्यांश आएंगे और यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा। जात प्रथा पेशे का दोषपूर्ण एवं निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। इस पाठ को पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है और ये पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पाठ को आप जरूर पढ़िएगा। इससे संबंधित प्रश्न
गद्यांश के अनुसार जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा है? तो गद्यांश के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं बताना है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम सही विकल्प बता रहे हैं। जो सही विकल्प है ऑप्शन ग, सही, सभी विकल्प सही हैं। पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। दूसरा है जीवन भर मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। जात प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर लेती है। ये जो तीनों हैं सभी विकल्प सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? तो मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? 4 विकल्प दिया गया है, तो सही विकल्प ही जानेंगे। ऑप्शन ग, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण। तीसरा देते हैं, पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। जो चारों विकल्पों में सही विकल्प है ऑप्शन घ, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है। देखिए, आप जो भी प्रश्न का आंसर दीजिएगा वो गद्यांश के आधार पर ही आपको देने हैं। अगला है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण बी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। कथन है, जात प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में बांधती है। कारण है, हिंदू धर्म की जात प्रथा कोई और पेशा नहीं चुनने देती। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ग सही है। कथन ए गलत है, लेकिन कारण आर सही है। आगे देखते हैं, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गद्यांश के आधार पर ही आपको कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन घ, केवल एक बिल्कुल सही है। और एक में देख लेते हैं, पहला क्या है, जात प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आते हैं और यहाँ पर आपके जो अगले प्रश्न होंगे वो आपके बितान से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरोप और दूसरी पुस्तक आपका जो बितान होता है उस बितान से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार सही विकल्प चुनकर लिखना है। सिल्वर बैंडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी कैसा महत्व देती है? सिल्वर बैंडिंग आपने पढ़ा ही होगा और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन का, भौतिकता को। तो सिल्वर बैंडिंग कहानी के अनुसार नई पीढ़ी भौतिकता को महत्व देती है। आपने पूरी कहानी को पढ़ा ही होगा। आगे देखते हैं, यशोधर बाबू को अनेक बातें समहाउ इम्प्रॉपर क्यों लगती है? 4 विकल्प दिया गया है और शायद यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ग सही है बिल्कुल। उनकी परंपरागत सोच के कारण, क्योंकि आपको पता ही होगा, कहानी आपने जब पढ़ी होगी तो यशोधर बाबू जो थे परंपराओं के समर्थक थे। वह आधुनिकता को बुरा नहीं मानते थे, पर स्वयं की सभ्यता और संस्कृति को भुलाकर आधुनिकता को अपनाने के वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्हें अनेक बातें क्या लगती थी, उन्हें समहाउ इम्प्रोवर लगती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायत बेहुदा लगती थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ग, स्कूटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, यशोधर बाबू की पत्नी पुराने संस्कारों वाली होते हुए भी आधुनिक बन गई। कारण है, अपने बच्चों के पक्ष लेने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना दिया था। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन घ सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। आपने पढ़ा ही होगा कि अपने बच्चों के पक्ष में थी बच्चों की माता और इनको मात्र सुलभ मजबूरी ने आधुनिक बना दिया था। और यशोधर बाबू की जो पत्नी थी पुराने संस्कारों वाली थी, लेकिन बाद में बच्चों के कारण वो आधुनिकता में ढल गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है। लेखक का दादा अपने पुत्र को पशु चराने की अनुमति नहीं देता। ये किस पाठ से है? आनंद यादव वाला है पाठ, आपने पढ़ा ही होगा। तो दूसरा कथन है, लेखक का दादा नहीं चाहता था कि उसका पुत्र विद्यालय पढ़ने जाए। तीसरा कथन है, लेखक का दादा अपने पुत्र की प्रगति में बाधा
बना हुआ है। और चौथा कथन है, लेखक का दादा चाहता था कि उसका पुत्र खेत में काम करे। तो यहाँ पर आपको निम्न कथनों पर विचार करके सही कथनों वाले विकल्प को चयनित करना है, चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख सही है। 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। 2, 3, 4। 2 में बताया गया है कि लेखक का दादा नहीं चाहता था कि उसका पुत्र विद्यालय पढ़ने जाए, बिल्कुल सही है। लेखक का दादा अपने पुत्र की प्रगति में बधा हुआ था। और चौथा है, उसका दादा चाहता था कि पुत्र में खेत में काम करे। तो ये सारे सही हैं, तो इसलिए विकल्प देख लेंगे, खा खंड सही है। अगला है, जूझ कहानी ही है। राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिए थे? तो पहला विकल्प है सभी, और इसमें देख लेते हैं, वह मन लगाकर पढ़ाई करे, बिल्कुल निर्देश दिया था उन्होंने। वह कल से स्कूल जाना शुरू करे, ये भी निर्देश दिया था। यदि उसके पिता उसे स्कूल नहीं भेजें तो वह उनके पास आ जाएगा। ये सारे निर्देश दिए थे राव साहब ने। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन का खंड, सभी निर्देश दिया गया था राव साहब के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 7वां, जूझ पाठ के आधार पर आनंदा और उसकी माँ ने राव जी को किस बात के लिए सचेत कर दिया था? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा, सही जवाब जानते हैं, गाखंड, उन दोनों के उनके पास आने की बात दादा को ना बताएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव के आधार पर फसलों की ढुलाई किस प्रकार की जाती थी? तो अतीत में दबे पांव आपने पढ़ा ही होगा। तो अतीत में दबे पांव के आधार पर फसलों की ढुलाई बैलगाड़ी के द्वारा की जाती थी, सभी को पता है। तो यहाँ ऑप्शन गा खंड बिल्कुल सही है। अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती थी? 5 किलोमीटर पर बहती थी, सभी ने पढ़ा ही होगा। ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगला है, इसी पाठ से आधारित अतीत में दबे पांव के आधार पर सिंधु सभ्यता की तस्वीरें उतारते समय दृश्यों के रंग उड़े हुए क्यों प्रतीत होते थे? क्योंकि चकाचौंधी धूप होती थी, इस कारण से ऐसा होता था। ऑप्शन का बिल्कुल सही है, चकाचौंधियाती धूप के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो खंड बार रहेगा वो आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उस वर्णनात्मक प्रश्न में क्या होगा, रचनात्मक लेख आएगा। रचनात्मक लेख में यहाँ पर देखिए पूछा गया है, और जो रचनात्मक लेख होगा वो आपके किसी एक विषय पर लिखना होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उन ऑप्शनों में से किसी एक विषय पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा। 6 नंबर के रहेंगे, 6 अंक के, 6 अंक के ही रहेंगे, और तीनों में 3 रहेंगे, तीनों में से आपको एक लिखना होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, बदलते सामाजिक रीति रिवाज, छोटे परिवार के सुख दुख और मेरा प्यारा भारत विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के लेख, छोटे छोटे लेख जरूर आप पढ़िएगा। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा आपको उसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, अब इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझ लीजिए, कहानी और नाटक के तत्व भी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर पूछा गया, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आपको पता ही होगा कि कहानी के नाट्य रूपांतरण में कई समस्याएं आती हैं। इनमें से कुछ जैसी समस्याएं अगर देखी जाए तो उस समस्याओं में पटकथा का संक्षिप्त करना होता है, और चरित्रों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना होता है, स्थान, समय और संगठन का परिवर्तन करना, भावनाओं और वातावरण का बदलाव करना, नाटकीय दृश्यों की अभिव्यक्ति करना। ठीक, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं का सामना करके नाट्य रूपांतरण करना, कला और दृष्टांत का मिलान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो आपको बताया गया है, क्लास में भी बताया गया है कि इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की खबरों का आदान प्रदान किया जाता है, और इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1982 से हुआ था। कब हुआ था? 1982 से के आसपास हुआ था। और भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत लगभग देखी जाती है, मानी जाती है 1993 से। ठीक है, 1993 से 1993 से ये मानी जाती है। और आज
तमाम अखबार पत्रिकाएं सब इंटरनेट पर आसानी से मिल सकते हैं, तो ये इंटरनेट पत्रकारिता होती है। अगला है नाटककार। नाटककार में रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादन के गुण की अपेक्षा क्यों की जाती है? तो देखिए, नाटककार में रचनाकार के कुशल संपादन के गुण की अपेक्षा क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? क्योंकि नाटककार में रचनाकार के साथ साथ कुशल संपादन गुण की अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि संपादन नाटक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और संपादक द्वारा कार्यरत गुणों की मदद से नाटक को सुव्यवस्थित और संगठित बनाया जाता है। वह चरित्रों के विकास, निबंधन, भाषा और प्रदर्शन को सुधारता है ताकि नाटक जो है दर्शकों के लिए मनोरंजक और उनको आकर्षित करने वाला बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रश्न आपका आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए प्रयुक्त भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? जो विशेष लेखन होता है उसके लिए पूछा गया यहाँ पे प्रयुक्त भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो भाषा शैली सामान्य लेखन शैली जो होती है विशेष लेखन के लिए अलग होती है। विशेष लेखन करते समय संवाददाता को संबंधित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र के जो संबंधित क्षेत्र से जो तकनीकी शब्दावलियाँ होती है उसका प्रयोग करना होता है, जिससे पाठक उस शब्दावलियों को आसानी से अवगत रहे और उसको समझ सके साथ साथ शेयर और रिपोर्ट करते समय आसानी, रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रख सके। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? फ्रीलांसर, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसर ये आप पढ़ भी लीजिएगा, इसको मैं बता भी दे रहा हूँ। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार किसी भी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता है। ठीक है, बल्कि यह किसी समाचार पत्र को लिखकर अपनी जो पारिश्रमिक होता है किसी में भी वो लिख सकता है, किसी में भी लिखता है, तो इसी को फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोन इन का अर्थ क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। फोन इन, तो फोन इन कार्यक्रम रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम होता है। ठीक है, फोन इन, और जिनमें किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या जागरूकता परक कार्यक्रमों को में दर्शाने वाले फोन करके जानकारी ग्रहण करने या विचार प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। ठीक है, यही फोन इन होता है। अगला है, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन का सबसे सर्वप्रचलित शैली होता है। ठीक है, और इसमें कथनात्मक शैली के विपरीत क्रम की शैली होती है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना होती है पहले, ध्यान से समझिएगा, इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले व कम महत्वपूर्ण सूचना बाद में प्रस्तुत की जाती है। कथात्मक शैली में महत्वपूर्ण तथ्य, क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं, मध्य या अंत से पूर्व रखे जाते हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में प्रारंभ ही चरमोत्कर्ष से होता है। ठीक है, इस शैली में लिखित समाचार 3 भाग में होते हैं। क्या क्या? इंट्रो जिसको मुखड़ा भी कहते हैं, बॉडी व समापन, ये 3 होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पुस्तक से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता पर पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता आपने पढ़ा ही होगा, हरिवंश राय बच्चन जी का है। दिन जल्दी जल्दी ढलता की आवृत्ति यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतते उसका पता नहीं चलता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान देते हुए समय का पालन करना चाहिए, समय का आदर करना चाहिए। और जैसे गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है कि उसे कहीं पहुंचना है, कहीं रात ना हो जाए, तो इसका जो एहसास होता है, वैसे ही आप लक्ष्य की तरफ जो मनुष्य बढ़ रहा है उसको एहसास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, व्याख्या करें। व्याख्या छोटी सी व्याख्या थी, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी, तो इसका छोटा सा व्याख्या करना है और व्याख्या में बता दे रहे हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि उसके मूल बात को प्रकट कर ही नहीं पाया।
जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुआ राम लक्ष्मण निहारी, बोलहि बचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास द्वारा रचित उपयुक्त पंक्तियों में भाव स्पष्ट करते हुए विचार व्यक्त कीजिए। तो यह पंक्ति क्या है? इस पंक्ति में यह पंक्तियाँ जो है मानव जीवन के मूल्यों का विवरण करती है। ये पंक्तियाँ व्यक्ति को संयम, सद्भाव, न्याय, धैर्य, सामर्थ्य और साझा बंधुत्व की महत्वपूर्णता सिखाती है। इन गुणों के पालन से व्यक्ति संतुष्ट, समर्पित और अनुशासित जीवन जी सकता है, जो सामाजिक और मानविक समृद्धि का आधार बनता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। काव्यखंड से है, रुबाइयाँ पाठ से लिया गया है और रुबाइयाँ में है, रुबाइयों के आधार पर माँ के द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो माँ उसको गोद में लेकर आंगन में खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती है, हवा में उछालती है। ठीक है, माँ कई प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करती है। माँ का वात्सल भाव अपने बच्चे के साथ जुड़ा होता है। बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसको कंघी करती है, उसको घुटने में दबा के उसको कपड़े पहनाती है और बच्चा माँ की गोद में एकदम प्रसन्न रहता है। इस रुबाइया में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? शरद ऋतु मेरे जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखती है भाई। शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की तरह अधिक न गर्मी पड़ती है, न तो अधिक ठंडी पड़ती है, और भादों के समान अधिक बारिश नहीं होती है। यह समय ठंड होता है कुछ समय, और जो बहुत अच्छी लगती है। वातावरण अत्यंत से सुंदर और मस्ती भरा होता है। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, धूप का मज़ा भी होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है उषा कविता। तो उषा कविता में कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? उषा कविता, तो कवि ने नए नए उपमानों से दिया है। सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। वो आकाश में केसर छा जाता है, लालिमा छा जाती है, जैसे सिल पर केसर फेंक दिया गया हो और चूल्हे पुते हुए। आपने पढ़ा ही होगा इस पाठ को। तो कवि ने नए नए उपमानों से सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक होते हैं। कवि ने इनके प्रयोग से अपने कविता में गतिशीलता लाने का प्रयास किया है। ठीक है, और सूर्योदय होते ही यह जादू टूट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाजार का जादू, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है और मेरे आधार से बाजार दर्शन निश्चित आएगा। बाजार दर्शन, तो आप बाजार दर्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपके मॉडल पेपर में भी जो हम करा रहे हैं, इसमें भी मॉडल पेपर में भी दिया गया बाजार दर्शन के विषय में। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, बाजार दर्शन में बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? आपने पढ़ा ही होगा कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है और बाजार के इस आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को अनावश्यक होने के बाद भी खरीदने के लिए लालायित होता है और इसके मोह जाल में फंसकर गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है। ठीक है, और जो उसके घर के कोने में उसकी शोभा बढ़ाती है। और कुछ फिर क्या होता है, जब ये जादू उतरता है तब उसे एहसास होता है इस वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और उसके आराम में खलल डाल रही है। ठीक, अगला प्रश्न जो है, काली मेघा पानी दे पाठ से दिया गया है। ठीक है, आधार पर सूखा पड़ जाने पर लोगों के सामने किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो सूखा पड़ जाता है तो जीवन अत्यंत ही दयनीय हो जाएगा, पक्का है, ये जान लीजिए। और गर्मी का भयावह स्थिति रूप दिखाई देगी। शहरों में गर्मी के कारण लोग तड़पेंगे, नल और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। गाँवों में खेतों की मिट्टी सूख जाएगी, पपड़ी बन जाएगी, सूख कर लू के कारण पशु पक्षी बीमार होंगे। ये तमाम सारी चीज़ें क्या होंगी, सूखा पड़ने पर ये सब स्थितियाँ बनेंगी। अगला पाठ है, पहलवान के ढोलक पाठ से आया है वह। पहलवान के ढोलक के आधार पर बीमारियों की विभीषिका से क्रंदन करता हुआ गांव और अधिक भयावह रूप में किन परिस्थितियों को ग्रहण कर लेता है? तो आपने इस पाठ को पढ़ा होगा, लुट्टन पहलवान, ताकढीन, चटपटक, आपने पढ़ा होगा। तो जब गांव में बीमारियां फैली हुई थी तब प्रत्येक घर में मौत
नाच रही थी। ऐसे में दिन भर में दिन की राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते। तब यह स्थिति अत्यंत ही भयावह रूप लेकर डराने लगती, जो करंदन के लिए अधिक भयानक मालूम होती थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। और यहाँ पर भक्तिन पाठ से पूछा गया है प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। क्या कारण था कि भक्तिन के पास लगान देने के लिए भी धन नहीं था? तो इसका प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। जब भक्तिन की बड़ी बिटिया या बड़ी बेटी जो विधवा हो गई थी, तो उसके जेठ के लड़के ने अपने तीतरबाज साले भक्तिन की बेटी से विवाह करने को बुलाया, ताकि भक्तिन की सारी संपत्ति उसके कब्जे में आ जाए। जब भक्तिन की बेटी ने उससे विवाह के लिए मना किया, तो उस लड़के ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भक्तिन की बेटी को बदनाम कर दिया। उसके बहकावे में आकर पंचायत ने दोनों को विवाह करने का आदेश दे दिया, और पंचायत के आगे माँ बेटी की एक भी नहीं चली, और विवाह हो गया। दामाद अब निश्चित होकर तीतरबाज करता था, और इतने यत्न से संभालते हुए गाय ढोर खेत बाड़ी आदि पारिवारिक द्वेष से ऐसे झुलस गए कि जमींदार को लगान देने तक भी पैसे नहीं थे। भक्तिन अब अत्यंत दुखी रहने लगी थी, आपने पढ़ा होगा। और दूसरा प्रश्न भी भक्तिन से संबंधित है। महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना किससे की गई है? तो महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना घर और घर में आने वाले अंधेरे उजाले के बीच में था। घर के बगीचे एवं बगीचे में खिले गुलाब के फूल के बीच मौजूदा संबंधों से की गई है। भक्तिन और महादेवी का ऐसा ही संबंध बना है जिस तरह खिलता हुआ गुलाब घर के हर सदस्य को हर्षित करता है, उसी प्रकार से भक्तिन लेखिका के जीवन में आनंद की वर्षा करती है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए एक बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। शिरीष के फूल के आधार पर विस्तार पूर्वक समझाइए। शिरीष का फूल भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। और तो शिरीष का फूल ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम संक्षिप्त रूप में दे देते हैं। तो लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, क्योंकि लेखक के अनुसार वही महान कवि बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ तथा विदग्ध प्रेमी की तरह सहृदय हो, जैसा महाकवि कालिदास थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। यशोधर पंत की पीढ़ी की विवशता यह है कि पुराने को अच्छा समझने और वर्तमान से तालमेल नहीं बिठा पाते। सिल्वर बैंडिंग कहानी के आधार पर कथन का सदोदाहरण समीक्षा करना है। तो सिल्वर बैंडिंग कहानी आपने पढ़ी होगी, इसको पढ़ लीजिएगा। और यशोधर पंत की जो पीढ़ी की विवशता है कि वो पुराने को अच्छा समझने और वर्तमान से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, उसी का लिखना है आपको। और दूसरा प्रश्न है, लेखक आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। तो आपको पता होगा, जब लेखक बसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के सवाल जांचने का काम मिला, तब उसकी बसंत से दोस्ती हो गई। ठीक है, और अब ये दोनों एक दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम निपटाने लगे थे। सभी अध्यापक लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। यह संबोधन भी उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस नाम से केवल उसकी माँ ही बुलाती थी, वह भी बहुत कम। पहली बार पाठशाला में उसे स्वयं नाम सुनने मिला। आनंदा की कोई पहचान बनी।
एक तो बसंत की दोस्ती, दूसरा अध्यापकों का अपनापन का व्यवहार। इस कारण से लेखक ने अपनी पाठशाला में विश्वास बढ़ा लिया, उसकी पाठशाला में विश्वास बढ़ गई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता थी, आपने पढ़ा ही होगा, और परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता का चिन्ह नहीं मिला हुआ है। वहाँ नगर की योजना, वास्तुकला, मोहरे, ठप्पे, जल व्यवस्था, साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्था, एकरूपता द्वारा अनुशासन देखा गया है, आडंबर नहीं देखा गया है। नागरिक सुविधा संपन्न थे और वहाँ पर अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर, मूर्तियाँ बनाई गई, किंतु सिंधु सभ्यता की खुदाई में छोटी मूर्तियाँ, खिलौने, मृतभांड, नावें मिली हैं। नरेश की मूर्तियों के सिर पर मुकुट है, शायद उसे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता जो थी साधन संपन्न थी, लेकिन उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी आपके कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सारे प्रश्नों को इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए, जिससे अच्छी तरह से आप उसके उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न पत्र जो है आपके लिए सहायक होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत मंगलमय हो आपकी परीक्षा, शुभ हो।